गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 35 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है फोरकास्टिंग करेंसी डिबेट से। आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से हम जो करेंसी डिबेट है उनकी फोरकास्टिंग करते हैं, उनका क्या यूज़ है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यूजिंग अ करेंसी एक्सचेंज रेट फोरकास्ट कैन हेल्प ब्रोकर्स एंड बिजनेस कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू हेल्प मिनिमाइज risk and maximize returns. Many methods of forecasting currency exchange rates exist. Here we look at a few of the most popular methods. अगर हम यूज़ कर रहे हैं हमारे करेंसी एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट करने के लिए, तो ये हेल्प करता है कि जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उनको एक डिसीजंस बनाने के लिए, जिसमें वो उनको इस तरीके की हेल्प मिल सकती है कि वो अपने बिजनेस के अंदर और अपने इंटरेस्ट के अंदर किस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज़ करें और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करें। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग करेंसी एक्सचेंज रेट के अंदर, जो कि एग्जिट होती हैं उसके अंदर। तो हम देखें कि कुछ मोस्ट पॉपुलर मेथड्स हैं फोरकास्टिंग करने के लिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 वेज़ हैं जहाँ पे हम किसी भी करेंसी चेंजेस को फोरकास्ट करते हैं। पहला क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को हम पीपीपी कहते हैं। The purchasing power parity is perhaps the most popular method due to its indoctrination in most economic textbooks. The PPP forecasting approach is based off the theoretical law of one price, which states that the identical goods in different countries should have the identical prices. अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी को बताएं तो एक ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है जो कि किसी इंडोक्ट्रिनेशन इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो पीपीपी फोरकास्टिंग अप्रोच है वो बेस है किस पे? हमारे थियोरेटिकल लॉ पे, जो कि किसी वन प्राइस से रिलेटेड होता है। और ये स्टेट करता है कि जो भी हमारे आइडेंटिकल गुड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उनमें उनकी आइडेंटिकल प्राइजेस क्या होंगी। सेकंड पॉइंट है हमारा रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। एज द नेम may suggest, the relative economic strength approach look at the strength of the economic growth in the different countries in order to forecast the direction of exchange rate. The rationale behind this approach is based on the idea that a strong economic environment and potentially high growth is more likely to attract investments from foreign investors. And in order to purchase investment in desired country, an investor would have to purchase the country currency, creating increased demand that should cause the currency to appreciate. अगर हम देखें कि ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसके नाम से ये सजेस्ट हो रहा है कि जो रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अप्रोच है वो बताती है कि किस तरीके की स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिससे कि हम अपने फॉरकास्ट डायरेक्शन को देख सकें एक्सचेंज रेट के अंदर। जो रेशनल है इस अप्रोच के बिहाइंड, तो वो बेस है कि क्या आइडिया है हमारे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, क्या पोटेंशियल हाई ग्रोथ है जो कि ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है हमारे इन्वेस्टमेंट को और फॉरेनर इन्वेस्टर्स को। अगर हम ये देखें कि जो भी हम ऑर्डर्स परचेज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर एक डिज़ायर्ड कंट्री के अंदर, तो जो इन्वेस्टर होता है वो उस कंट्री करेंसी को परचेज़ करता है और उसके क्रेडिट से वो इंक्रीज़ करता है अपनी डिमांड को, जो कि हमारे करेंसी के अप्रिशिएट को कॉज करती है। दिस अप्रोच डज नॉट just look at the relative economic strength between countries. It takes a more general view and looks at all investment flows. For enhance, another factor that can draw investor to a certain country is interest rate. High interest rate will attract investor looking for the highest yield on their investment, causing demand for the currency to increase, which again would result in an appreciation of the currency. अगर हम देखें कि इस अप्रोच के अंदर हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो कि रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हो डिफरेंट बिटवीन द कंट्रीज़। अगर हम देखें तो इसके अंदर हम कुछ जनरल व्यू लेते हैं जो कि हमें किसी इन्वेस्टमेंट फ्लो के बारे में बताता है। अगर हम ये देखें कि जो हमारे अनदर फैक्टर्स हैं जो कि एक इन्वेस्टर ड्रॉ करता है सर्टेन कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट को लेके, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इनकम ले। और अगर हम कॉजिंग की बात करें हमारी डिमांड को लेके किसी करेंसी को जो कि इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर हम ये बताते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है उस वो करेंसी के अप्रिसिएशन में होता है। कन्वर्सली लो इंटरेस्ट रेट कैन आल्सो समटाइम्स इंड्यूसेस इन्वेस्टर टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और इवन बोरो दैट कंट्री करेंसी एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू फंड अदर इन्वेस्टर्स। मैनी इन्वेस्टर्स डिड this with the Japanese yen when the interest rate in Japan were at extreme low. The state is commonly known as the carry trade. अगर हम कन्वर्सली बात करें कि
पहले के अंदर हमने बात की थी कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो वो इन्वेस्टर्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अगर लो इंटरेस्ट रेट है तो समटाइम्स क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें और वहाँ से कंट्री करेंसी को लोअर इंटरेस्ट रेट पे बोरो करें अपने इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जापानीज येन को अपने इंटरेस्ट रेट के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है जापानी येन की वो बहुत कम होती है। तो उसको इस स्ट्रेटजी को अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटजी कॉमनली क्या कहलाई जाती है, कैरी ट्रेड। The relative economic strength method does not forecast what the exchange rate should be. Unlike the PPP approach, rather than approach gives the investor a general sense of whether a currency is going to appreciate or depreciate and an overfeel for the strength of the movement. This approach is typically used in the combination with other forecasting methods to produce a more complete result. अगर हम देखें कि जो हमारे रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मेथड है यह हमें उन चीज़ों को फोरकास्ट करना नहीं बताता जो कि किसी एक्सचेंज रेट के रिगार्डिंग हो, बल्कि ये एक पीपीपी अप्रोच के अनलाइक है। तो अगर हम बताएं कि ये जो अप्रोच है ये इन्वेस्टर्स को एक अच्छी चीज़ देती है कि वो जनरल सेंस के अंदर किसी करेंसी के अंदर अपनी करेंसी को अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट देख सकें, साथ साथ ओवरऑल फील कर सकें क्या स्ट्रेंथ मूवमेंट होंगे उन करेंसीज़ के अंदर। तो ये जो अप्रोच है ये टिपिकली यूज़ की जाती है जब हम कोई भी कॉम्बिनेशन करते हैं हमारे अदर फोरकास्टिंग मेथड्स के अंदर, जहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं मोर कंप्लीट रिजल्ट को। तो आज के लेक्चर के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि आज हमने जो लेक्चर के अंदर फोरकास्टिंग करेंसी डेबिट के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि अगर हमें अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट करना है तो वो ब्रोकर्स और बिजनेस को हेल्प करते हैं कि वो उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकें कि किस तरीके से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करेंगे और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो ये जो मेथड्स हैं ना जो हम लोगों ने पढ़े हैं, परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी, रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ये सारे जो हमने मेथड्स पढ़े हैं ये हमारे किसी भी पर्टिकुलरी फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट करने के काम आती हैं। तो अगर हमने देखा कि जिस तरीके से जो पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड था, और परचेजिंग पावर पैरिटी एक मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है इकोनॉमिक टर्म में। तो अगर हम बात करते हैं पीपीपी फोरकास्टिंग अप्रोच की, तो ये बेस्ड होती है वन प्राइस थ्योरेटिकल लॉ पे, जिसके अंदर हम ये स्टेट करते हैं कि जो भी हमारे आइडेंटिकल गुड्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनकी आइडेंटिकल प्राइजेस क्या होंगी, उसकी इंडिविजुअल प्राइजेस क्या होंगी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट मेथड पढ़ा था वो रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था कि जो एक रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, वो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेंथ बताती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो हम उसके थ्रू ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरीके के एक्सचेंज रेट को हमें डायरेक्ट करना है। तो ये जो अप्रोच होती है ये अपने आइडियाज़ पे बेस होती है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर अपना हाई पोटेंशियल हाई ग्रोथ देख सकें, जो कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके कि वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, किसके अंदर, करेंसीज़ के अंदर। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज़ करते हैं हमारे डिजायर्ड कंट्री के अंदर, तो हम जो इन्वेस्टर होता है वो उन कंट्री करेंसीज़ को परचेज़ करता है और उसके बिहाफ पे वो अपनी डिमांड को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि हम करेंसी के रिगार्डिंग अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट को देख सकें। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो करेंसी डाइवर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने देखी। तो हमने इसमें ये भी देखा था कि किस तरीके से अगर किसी कंट्री के अंदर हम उसकी इंटरेस्ट रेट को देख रहे हैं तो इन्वेस्टर इन चीज़ों को देखता है कि अगर हाई इंटरेस्ट रेट है किसी करेंसी की तो वो अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को कि वो उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इनकम कमाएं। अगर हम देखते हैं कि उस कंडीशन में जो डिमांड होती है किसी करेंसी की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि उस करेंसी का जो अप्रिशिएशन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम बात करते थे जब दूसरी चीज़ से रिलेटेड कि अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी की अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है तो कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं उस टाइम पीरियड पे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करते हैं, साथ साथ वो कोई भी ऐसी करेंसी को बोरो नहीं करते जहाँ पे कोई भी लो इंटरेस्ट रेट होती है अपने फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो बेसिकली क्या करते हैं जापानीज येन को यूज़ करते हैं। और हम देखें कि जापान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो इन स्ट्रेटजी को हम कैरी ट्रेड
कहते हैं, जहाँ पे जो पर्टिकुलर किसी करेंसी की जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा लो होती है। तो जो हमने ये देखा कि जो हमारी रिलेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो हमें किसी पर्टिकुलर ही करेंसी के एक्सचेंज रेट को फॉरकास्ट करने के काम आती है, और वो बताती है कि करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट हो रही है। तो अगर करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो होती है। और अगर किसी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट है तो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो बहुत लो होगी, उस कंट्री के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।